मुझे लगता है कि आज का जो बजट है वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज क्लियरली और लाउडली दे रहा है। वो मैसेज ये है कि अब एग्रीकल्चर, फूड और फूड सिक्योरिटी की जो सोच है वो अब फोकस जो है या सोच है वो शिफ्ट हो गई है। अब चला गया है वैल्यू एडिशन, कैश क्रॉप्स के ऊपर और इन चीजों पे, और खेती और जो आपने पहले कहा कि सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जहाँ तक है वो शायद पीछे छूट गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अभी OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, 37 कंट्रीज हैं उसमें, उनकी रिपोर्ट आई है 2000 से लेकर 2025 तक। वो ये कहती है कि भारत एक ऐसा देश है अमंग द 54 मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जिसमें कि किसानों को सन 2000 से लेकर 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 111 लाख करोड़ रुपए शायद हमारी इमेजिनेशन में नहीं है कितना होता है। ऐसे टाइम पर जब किसान इतना बड़ा लॉस भुगतता आ रहा है ईयर बाय ईयर, यानी वो रिपोर्ट भी ये कहती है OECD की, भारत का किसान जो है हर साल घाटे की खेती करता आ रहा है। इस रिपोर्ट को जब मैं एक और FAO के साथ एक रिपोर्ट आती है, FAO यानी यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और OECD की एक जॉइंट रिपोर्ट आती है जिसका नाम है फूड आउटलुक, वो ये कहता है कि 2034 तक भारत जो है वो वीट इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएगा, यानी वीट आयात करना शुरू कर देगा। ऐसे समय पर मैं सोचता था कि एग्रीकल्चर के ऊपर बजट के अंदर कितना उसके ऊपर ध्यान आना चाहिए था, आकर्षित होना चाहिए था, वो बड़ा क्लियर था। लेकिन जो आज मैंने देखा है, ठीक है मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है आयुर्वेदा को सपोर्ट आनी चाहिए, वो भी दो राय नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर को जो फूड सिक्योरिटी जिस पे डिपेंडेंट होती है वो तो सीरियल क्रॉप्स है, आप उनको इग्नोर ही कर दें और फिर आप ये लाइफ स्टॉक और डेयरिंग के ऊपर इतना बिल्डअप करें, जैसा कि फिशरीज के ऊपर इतना बिल्डअप करें कि जैसे ये फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकती है। मैं मानता हूं कि हमें लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, सिमिलरली फिशरीज को भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक को दूसरी की कॉस्ट पे करें, हम उसको बढ़ाएं, लेकिन हाउ कैन वी इग्नोर एग्रीकल्चर। और ये कहना कि साहब सैंडलवुड से या कोकोनट से फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए, लेकिन जो क्राइसिस आज एग्रीकल्चर का है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने स्पष्ट किया है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है बजट में। उसने बताया है कि भाई 4.4% तो ग्रोथ रही है हमारी, इतनी स्टेबल ग्रोथ तो एग्रीकल्चर में थी नहीं, और वो तो स्टेबल ग्रोथ होने के बावजूद भी अगर हम एग्रीकल्चर को इग्नोर करते हैं, मैं तो इग्नोर ही मानूंगा इस बार, तो इसका मतलब है कि हम एग्रीकल्चर को गुड बाय करना चाहते हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि चिंताजनक विषय है और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अगर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर फूड सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर हम देखते हैं कि उधर से फोकस शिफ्ट होता है, और अगर हम 2034 तक, जैसा कि FAO और OECD ने प्रेडिक्ट किया है, अगर हम गेहूं का आयात करना शुरू कर देंगे तो वी आर बैक इनटू डेज ऑफ शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, जब गेहूं जो है, अनाज जो है, जहाजों के माध्यम से आता था और भूखों के पेट में जाता था। अगर हम कुछ ज्यादा साल नहीं रहे, अगर FAO आपको वार्न कर रहा है कि साहब आप आयात करना शुरू कर देंगे, तो ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी एक इकोनॉमिक सोच है इस देश में सर, जो डोमिनेंट इकोनॉमिक सोच है कि वो ये कहते हैं कि सीरियल्स को मत बिल्डअप करो, यानी जो अनाज है उनको मत बिल्डअप करो, आप करो बिल्डअप लाइफ स्टॉक को और फिशरीज को। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं, इन इकोनॉमिस्ट को भी समझ आनी चाहिए कि लाइफ स्टॉक और फिशरीज देश को नहीं फीड कर सकते हैं, पहले आपको अनाज ही चाहिए होगा। वो एक सप्लीमेंट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, लेकिन वो ये नहीं हम कर सकते कि हम गेहूं को इग्नोर करके इस पर फोकस करें, क्योंकि बहुत से लोगों को एक किसानों के प्रति एक कॉन्टेम्प्ट है, एक रोष है, वो नहीं चाहते कि MSP को जो है कानूनी अधिकार बनाया जाए, जो कि किसानों की डिमांड रही है। लेकिन हम जानते हैं कि भाई दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, दुनिया में कोई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पिछले 2-3 सालों में मैसिव प्रोटेस्ट सह रहे हैं। वहां भी एक ही बात हो रही है कि हमें अश्योर्ड इनकम चाहिए। तो खेती में अश्योर्ड इनकम को इग्नोर करना, ये सोच के कि हम लाइफ स्टॉक और फिशरीज की ज्यादा बिल्डअप करेंगे, आई डोंट थिंक दैट इज द सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर। देखिए, टेक्नोलॉजी इज ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, तो हम जब टेक्नोलॉजी को बिल्डअप करते हैं तो हम प्राइवेट कंपनी को बिल्डअप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ,
पर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, टेक्नोलॉजी का जो उसमें कितना परसेंट उसमें जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इन सबको देख के समझ के ही हमें इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल एआई का मतलब, जैसे एग्रीकल्चर में तो अभी बात शुरू हुई है, लेकिन आप उससे पहले देखें कि आज दुनिया में एआई की बात हो रही है और उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट निकल के आ रही है कि हम ऐसी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां समाज में इंसान का रोल नहीं होगा या वर्कर्स का रोल नहीं होगा, मशीनों का रोल होगा। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं अब दुनिया में जो चेंज आ रहा है और भारत में भी उसी तरीके से चेंज आ रहा है, वहां पर अब खेती जो होगी वो किसान रहित होगी। किसान रहित होगी, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसा कि एआई का मॉडल अर्बन सेंटर्स में या डेवलपमेंट के प्रोसेस में आएगा, ऐसा ही हम देखते हैं खेती के माध्यम में आएगा। और वो खेती क्या ठीक है, मुझे लगता है कि ये हमारी सोच में कहीं एक जो कहीं गलतफहमी है, उसको ठीक करने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल हमारे देश में अगर 46% पॉपुलेशन खेती के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो जो हमारा प्रयास रहा है इतने सालों से कि उनको हम खेती से निकालकर शहर में लेके आए, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, तो जब ये एआई का प्रावधान हो जाएगा इस लेवल पे जिस पे हम सोच रहे हैं, तो वो जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी और गांव से जो हम निकाल रहे हैं लोगों को, वो भी प्रोसेस रिवर्स पे आएगा। ऑलरेडी वो रिवर्स पे है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 साल में तकरीबन 6.9 यानी 70 लाख लोग जो हैं, 7 करोड़ लोग जो हैं वो वापिस जा चुके हैं खेती में। तो अब ये मैसेज बहुत क्लियर है। और एआई का आना, यस, एवरी टेक्नोलॉजी इज वेलकम, लेकिन हम ये सोचें कि टेक्नोलॉजी से इनकम बढ़ जाएगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ दुनिया में कोई ऐसा मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी आने से, पैदावार बढ़ने से, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से किसानों की इनकम बढ़ी हो। सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है इनकम, और हमारे यहाँ ये एक फैशन बन गया है कि किसान की इनकम की जब भी बात होती है तो हम कहते हैं इसको वैल्यूडेशन करके मार्केट के साथ जोड़ दीजिए, किसान की इनकम बढ़ जाएगी। हम एग्रीकल्चर में कोई भी इनपुट आता है वो इस क्लेम के साथ आता है कि हम कितनी इनकम बढ़ा देंगे किसान की। ये सब जो इनकम बढ़ाते गए, चाहे वो वैरायटीज आए तब इनकम बढ़ती है प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, चाहे वो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कोई मशीनरी आती है तब भी इनकम बढ़ती है, एआई से भी आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ेगी। अगर इस सब चीजों से इनकम इतनी बढ़ती है मनीष जी, तो मेरा अपना ख्याल है कि पिछले 80 साल में, जब से हम आजाद हुए हैं, तकरीबन 80 साल होने जा रहे हैं, तो किसान की इनकम तो चांद के लेवल पे टच करनी चाहिए। हर चीज आती है वो कहती है हम इनकम बढ़ा देंगे, ये कैसे हो सकता है? और आज जो हमारी खेती में किसान की इनकम है वो लोएस्ट पैदान पे खड़ी है। 10,000 रुपए मंथली इनकम है किसान परिवार की। आप मुझे बताइए इससे लोएस्ट इनकम क्या हो सकती है? 10,000 रुपया यानी 10,218 रुपए की भी एग्जैक्ट 27 रुपए पर डे अगर खेती से इनकम निकल रही है, तो इसका मतलब साफ है कि हम इस तरफ देखना नहीं चाहते, हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर को भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी था इस बार। हमारे पास सबसे बड़ा क्राइसिस मैंने आपको बता ही दिया कि दुनिया की स्टडीज बता रही हैं कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, और दूसरी बता रहे हैं कि भाई हमारी पैदावार कम होने जा रही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के करके हो। मैं ये मानता हूँ चाहे वो जो इंटेंसिव फार्मिंग के नुकसानदायक हैं, जैसे आपने कहा कि नेचुरल फार्मिंग का फोकस था वो ठीक था और होना भी चाहिए। तो अगर इन सब से भी जो इंटेंसिव फार्मिंग यानी केमिकल खेती से हो रहा था, तो उसको ठीक करने की जरूरत है ना। आप इग्नोर करके तो नहीं उसको एड्रेस कर सकते। तो मुझे लगा कि ये दो बड़े अहम थे और इशू थे। सर, एक ना बैंकिंग सेक्टर के लिए बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें तो करार किया था उसने कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एग्रीकल्चर को उसमें माना गया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मुझे लगता है कि एक स्टेज में, एक टाइम पर भारत में भी प्रायोरिटी सेक्टर माना गया था एग्रीकल्चर को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा फोकस शिफ्ट कर गया है। हम ये मान के चले हैं कि खेती के बगैर या फूड के बगैर या एग्रीकल्चर के बगैर हमारा काम हो सकता है। अब देखिए ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस बार का बजट पढ़ लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पिछला बजट देख लीजिए, उससे पिछला देख लीजिए, उससे पिछला देख लीजिए, कितने सालों से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते आ रहे हैं। कोई इसमें गलत नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने 40,000 स्टेप्स लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यह सरकार ने बताया था। 40,000 स्टेप्स लिए हैं, और उसके बावजूद जो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग क्यों नहीं हो सकती? जबकि हम देखते हैं कि आत्महत्याएं किसानों की कितने लार्ज स्केल पे होती हैं सारे देश में। उसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि हर स्टेज पे किसान जो है मार खाता है,
कभी उसके फसल पे ये हो जाता है, कभी उसको फर्टिलाइजर नहीं मिलता, उसको फर्टिलाइजर की लाइन में लगता है तो उसको लाठियां खानी पड़ती हैं। ये ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हो तो क्या चीजें ये एड्रेस नहीं हो सकती? कि क्या हम क्या सोचते हैं कि ईज ऑफ डूइंग सिर्फ बिजनेस को चाहिए? ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा कहना है कि अगर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हो तो ये सब जो बीच में हिकअप्स हैं ये सब हटा दिए जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग जस्ट बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने नहीं कहा कि आप ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करिए, क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स नहीं ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग कर सकते हैं? क्या हमारे को अपनी जो पॉलिसी लानी है वो वर्ल्ड बैंक के इशारे पर लानी है? वर्ल्ड बैंक ही लेके आया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग क्यों नहीं हो सकती जबकि 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है? मुझे नहीं समझ आता क्यों हमारा फोकस उधर नहीं जाता है। उसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा। आपके पास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बोलिए कि वो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का इंडेक्स बनाएंगे और इतने सारे डिपार्टमेंट्स सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, उनको बोलिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ना हींग लगे ना फटकड़ी।